नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पर हम बात करेंगे, क्या न्यूज़ है इस पर हम बात करें। पूरे आयामों को हम कवर करेंगे दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक नई मुहिम है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों के प्यार के बदौलत ही हम इसमें बहुत सारे कंटेंट जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आगे हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना के साथ जाति की गिनती कराने का फैसला ले लिया है। ठीक है ना? एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जिसमें केंद्र सरकार ने आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार घर घर जाकर के जाति पूछी। यानी कि जब ये जनगणना होगी, अभी तक जाति नहीं पूछी जाती थी। अब जो 31 कॉलम होंगे, उसमें से एक कॉलम ये भी होगी कि आपकी जाति क्या है। अब जाति अपना बताइए। इन सब भी चीज़ों के बारे में हम बताएँगे कि इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या लोकतांत्रिक परिदृश्य में क्या बदलाव हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये टल गई थी। आगे हम बात करें, अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। ने कहा जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वे के नाम पर गैर पारदर्शी तरीके से जाति गणना कराई, जिससे समाज में संदेह पैदा हुआ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा जाति जनगणना को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। राजनीतिकरण से सामाजिक ताना बाना न बिगड़े, इसलिए जाति की गिनती उचित रहेगी। इनका ये कहना है कि जाति की गिनती ये उचित रहेगी। अभी तक यही लोग, यानी एनडीए ना कहे, बीजेपी सरकार ही इसका विरोध करती रही है, लेकिन आप लोग देखते हैं चुनावी माहौल है, सरकारें सरकारें क्या है या पार्टियां जो है तो अपने मत बदलते रहते हैं, अपने विचार बदलते रहते हैं। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे कि क्या आगे का मामला है इसमें। जाति जनगणना क्या है, कब शुरू हुई, कब बंद हुई। अब देखिए, जाति जनगणना जनगणना की बात हम नहीं कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका बंद होने। देखिए, अंग्रेजी राज्य में 1831 से 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी। ठीक है ना? 1886 से हम जानते हैं जनगणना शुरू हुई, उसी के साथ-साथ जाति जनगणना भी होती थी कि कौन किसमें जाति है। लगभग 1931 में 4400 के आस-पास जातियाँ थीं। आज़ादी के बाद जाति का विभाजन के बढ़ने के डर से डर से 1951 से इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद जनगणना के साथ एससी-एसटी की जातिगत जानकारी दर्ज व प्रकाशित होती रही। एससी-एसटी की तो जातिगत जानकारी दर्ज व प्रकाशित होती रही, लेकिन ओबीसी का जो है तो ये बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे जाति का विभाजन होने से सरकार को डर लगने लगा। तो इसके बाद आगे क्या होता है? अब देखिए, जाति जनगणना का सफर कैसे हुआ, ये यदि हम बात करें। देखिए, 1872 में अंग्रेजों के शासन में देश में पहली जनगणना हुई। 1931 तक हर जनगणना में जाति की जानकारी दर्ज की गई। पहली जनगणना में देखिए 1951 में एससी-एसटी को ही जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया, ओबीसी को नहीं किया। ठीक है ना? अब देखिए आगे क्या होता है। फिर 1979 में मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन बना, उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना। ठीक है ना? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना इसका उद्देश्य था। अब देखिए क्या न्यू पैटर्न, यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, क्या राजनीतिक गतिविधियों में बदलाव हो रहा है, यहाँ पे देखना आप लोगों को दिलचस्प होगा दोस्तों। 1980 इस दशक के आते-आते क्षेत्रीय दल उभरे। बहुत सारे लालू यादव की पार्टी जो है, अखिलेश ये जो समाजवादी पार्टी, ऐसी पार्टियां उभरी। इनकी राजनीतिक मुख्यतः इनकी राजनीति जो है तो मुख्यतः जाति आधारित थी। इन दलों ने जातियों के आरक्षण के लिए आंदोलन किए। ठीक है ना? ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई। फिर क्या हुआ? 1990 में देखिए ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। इसके बाद जातिगत जनगणना का मुद्दा आरक्षण से जुड़ा। यहाँ से पॉइंट ध्यान से समझिए कि ये जो मुद्दा अभी तक सिर्फ जातिगत जनगणना का रहा, अब ये आरक्षण से जुड़ गया कि जाति जितनी जनगणना है, जितनी मतलब अनुपात में ओबीसी की जनसंख्या है, उसी अनुपात में जो है आरक्षण मिलना चाहिए। 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों की मांग पर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई। 2010 में, ठीक है ना? अब 2011 में जनगणना होनी थी, तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। सरकार का कहना था कि इनमें विसंगतियां हैं। आगे और बहुत सारी चीजें हुई, केंद्र सरकार ने भी कहा, और फिर विसंगतियां सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम विसंगतियां हैं। यहाँ पे ही मैं बता दूं दोस्तों कि जो है तो लगभग 44 लाख जातियाँ जो है तो यहाँ पे देखने को मिली थी। 44 लाख जातियाँ जो
2011 की जनगणना हुई थी। इससे विसंगतियाँ हुई कि ये किस प्रकार का डाटा कलेक्शन हुआ है, इन सब चीज़ों के कारण जो है तो इसको मतलब कभी जारी ही नहीं किया। फिर आगे क्या होता है? जाति जनगणना की माँग क्यों बढ़ रही है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। देखिए, आरक्षण की नीति 1 सदी पुरानी आबादी के आंकड़ों व अनुमान पर आधारित है। अब साक्ष्य आधारित नीति बनाने की ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं कि आरक्षण जो मिल रहा है, ये इतने आरक्षण जो है तो कि वो ही 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई है, उसी के आधार पर ये आरक्षण मिल रहा है। उसके बाद फिर जातिगत जनगणना हुई ही नहीं, ओबीसी की हम बात कर रहे हैं। समाज की असली तस्वीर सामने आएगी कि कितने परसेंट ओबीसी हैं, कितने परसेंट एससी हैं, एसटी हैं, कितनी भागीदारी होनी चाहिए। अब ये देखें कि यहाँ पे जो है एक चीज़ कि बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार जाति सर्वे करवा चुकी है। बिहार में ओबीसी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% से भी ज़्यादा है। अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे उस वर्ग को जो है तो कम आरक्षण देना ये जायज़ नहीं। इसलिए सरकार ने भी स्टैंड लिया और सभी दलों ने इसका स्वीकारोक्ति की और सभी अपने-अपने रूप से इंडिया गठबंधन भी और कांग्रेस सरकार भी अपने-अपने से कहने लगी कि हमारी ही जो बातें थी उसको अपनाई गई, हमने जो मुद्दा उठाया उसको अपनाया गया है। खैर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए जाति जनगणना से बदलेगा क्या? क्या होगा? कल्याणकारी योजना सबसे बड़ी बात है कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार की जातियाँ हैं, कितनी जातियों को कितना अनुपात है, उस हिसाब से हम योजनाएँ बनाने लगेंगे। तो कल्याणकारी योजनाएँ शिक्षा, रोजगार में आरक्षण फिर से तय हो सकेगा। इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट में तय 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार के लिए आधार मिल सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अभी तक यही है कि इंदिरा साहनी जो फैसला 1993-94 का कि उसमें जो है तो 50 ये कहा गया है कि किसी भी सीमा में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये जब जाति जनगणना होगी तो इससे स्पष्ट होगा और इसको बदला जा सकता है। ओबीसी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है, तो असाधारण परिस्थितियों में सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार का संवैधानिक मार्ग बनेगा। बिल्कुल, जब अब ये देखिए कि ओबीसी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें जो है तो लेकिन हमें इसका डाटा नहीं प्राप्त है। अब जब डाटा प्राप्त होगा तो हमें एक जब भी कोई परिस्थिति क्रिएट होगी तो उसमें हम जो है तो निर्णायक कदम उठा सकते हैं। सियासी परिदृश्य बदलेगा। अब जानते हैं कि पार्टियों को सामाजिक गठबंधनों, नेतृत्व, उम्मीदवार चयन रणनीति पर विचार करना होगा कि कितने परसेंट हमारे ओबीसी कैंडिडेट है। अब जैसे कि एक क्षेत्र में विशेष मान लीजिए, एक क्षेत्र मान लेते हैं एक क्षेत्र है, यहाँ पे जो है मान लेते हैं ओबीसी 50%, ठीक है। अब जब जानते हैं कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट 1 है और एक कैंडिडेट 2 है, ठीक है ना? ये अब 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना? तो ये पार्टी अब सोचेगी कि हम इन तीनों कैंडिडेट में से उस कैंडिडेट को खड़ा करें या मतलब यहाँ पे उम्मीदवार बनाएँ, जिसका संबंध इस जाति से है यानी ओबीसी से है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को गैदर करे। ऐसी जो राजनीति मतलब ये राजनीतिक इम्पैक्ट होने वाला है जाति जनगणना से। आगे हम बोलते हैं चुनौती क्या है? वर्गीकरण एक बड़ी चुनौती है। अब जातियाँ हैं, फिर जाति जाति है दोस्तों, फिर उसके बाद उपजाति है, फिर उपजाति में भी कई वर्ग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इससे निपटेंगे कि वर्गीकरण एक बड़ी चुनौती है। जातियाँ बहुत हैं, हज़ारों उपजातियाँ हैं, अलग-अलग पहचान और क्षेत्र विशिष्ट नाम है, इसके लिए सटीक प्रणाली बनाना ज़रूरी है। ये आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने आपको बताया कि जातिगत जो जनगणना है, ये हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीए जो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति सीसीपीए आप जानते हैं, इसने निर्णय लिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे लोगों के लिए जानकारी के वो योग्य है कि हम जानें इस मुद्दे के बारे में कि क्या कैसे इसका इतिहास रहा है, क्या इससे प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों।